नमस्कार धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अंजू जी बुलाने के लिए। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि एक तरफ हिमंता है जिन्होंने असम में अवैध घुसपैठियों को 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ योगी ने भी अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए, उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। और इस बीच अखिलेश यादव सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं और ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखती फिर रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि हिमंता ने जो आदेश दिया है उसको कैसे देखा जाए। दरअसल ये अगर हम ये कहें कि हेमंता बिस्व शर्मा जो है बहुत लंबे अरसे से जो अपनी एक लड़ाई इनके खिलाफ जोड़े हुए थे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, वो बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि उनको अब वो एक हथियार मिल गया है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी किसी एक मामले में जिसमें मुस्लिम छात्र संगठन आया हुआ था इनको निकालने के लिए, जो निकाल रही थी सरकार घुसपैठियों को, उसके खिलाफ एक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते करते उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास तो एक पुराना कानून क्यों भी है, उसको क्यों नहीं देखते कि इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम असम, जो एक्सपल्सन इमिग्रेंट एक्ट 1950 है वो है, उसको आसानी से किया जा सकता। ये सुनते ही सरकार को हिल गई, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं था। लोगों ने, चूंकि ये जब शुरू में बनाया गया था, उसके बाद चूंकि कांग्रेस की सरकार ने इसका इस्तेमाल करने की बजाय ये कहते हैं कि इसको दबा ज्यादा दिया, और दबा दिया तो फिर फाइलों में गुम हो गया और फिर कोई खोज ही नहीं पाया। ये बहस के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये कानून जो 75 साल पुराना कानून था, इसको ढूंढा। उसके बाद हेमंता बिस्व शर्मा सरकार ने इस पर काम किया। उन्होंने बाकायदा इसके तुरंत बाद ये मुझे लगता है कि ये अप्रैल 2024 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वैध घोषित किया था, और उसके तुरंत बाद इन्होंने पूरी लंबी कार्रवाई की, उसको ढूंढा, उसके अभी मौजूदा कानूनों से उसको मिलाया गया, उसके सारे वैट किए गए, और मैंने बताया 9 सितंबर को इसकी वो कर दी। अब इसमें क्या ताकत है, इसमें ये एसओपी क्या मानी गई कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यानी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और डीएम को ताकत दे दी गई कि वे जो विदेशी संदिग्ध हैं उनको 10 दिन में, महज 10 दिन में आपको नागरिकता साबित करने का नोटिस देंगे। अगर साबित ना हो तो 24 घंटे में भारत छोड़ने का नोटिस दीजिए। और 20 नवंबर को यानी परसों ये सबसे पहली बार इस कानून को, अभी तक जो ज्ञात रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पहली बार धुबरी जिले के जिला कमिश्नर ने, जो कलेक्टर है आनंद कुमार दास ने, 5 संदिग्ध बांग्लादेशियों को 24 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा। और ये पहला केस है, क्योंकि ये 5 लोग वैसे भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित विदेशी थे, ये जान लीजिए, लेकिन फरार थे। अब उनका निष्कासन आदेश लागू हो गया, उनको अब पकड़ेगी सरकार, और सरकार ने पकड़ भी है। सरकार उनको धुबड़ी श्रीभूमि साउथ सलामारा मांगाचारा बॉर्डर है वहां से भेज देगी बाहर। चूंकि ये जो आदेश जारी हुआ उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप जो है प्रामा फेसी विदेशी पाए गए हैं, इसके लिए आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर आपको बांग्लादेश लौट जाना होगा। तो ये धारा 3 थी इसके साथ। तो इस पर उन्होंने जो कहा है, चूंकि इससे पहले हेमंता बिस्व शर्मा कह चुके थे कि जून 2025 में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम इस कानून का इस्तेमाल करेंगे ताकि विदेशी जो है सीधे बांग्लादेश में ढकेले जा सके, किसी फॉरेन ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बाद में हंसते हुए कहा कि जैसे विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव जैसा मुझे अनुभव हो रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा असम के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ी एक शुरुआत होगी। बिल्कुल एक बड़ा हथियार हिमंता बिस्व शर्मा को मिल गया है। लेकिन ये जो एसआईआर का मामला चल रहा है, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का मामला चल रहा है, इसमें अखिलेश के डर की वजह क्या है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है कि इनकी पहचान की जाए, घुसपैठियों की, तुरंत इनको बॉर्डर पार भेजा जाएगा, क्या अपने वोट बैंक के खो जाने का डर सता रहा है अखिलेश यादव को? यूपी में एसआईआर की अवधि बढ़ा दी जाए, हम जहां जहां से जीते थे वहां पर 50,000 वोट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी और चुनाव आयोग। वो ये सवाल उठा रहे हैं, किस बात का डर लग रहा है उनको भाई? नहीं, इसका सीधे सा मतलब है कि अगर आप 50,000 वोट वहां से कटेंगे तो सीधा सा मतलब है कि आपने 50,000 वोटों का घपला किया हुआ है, झूठ और मक्कारी से।
क्योंकि अगर आप कटेंगे, कैसे कटेंगे, क्योंकि कोर्ट में आपके वकील हैं। कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के सहयोग से जीता हुआ इस देश के इकोसिस्टम का सबसे ताकतवर चेहरा तो वही है। उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी है, उसके बाद दीवान है, राजीव धवन है, जिस आदमी ने मंदिर का नक्शा फाड़ दिया हो आपने देखा होगा वहां। तो जब इस तरह के लोगों की जमात है और आपके पास पैसा भी कम नहीं है, तो फिर किस बात का डर है? इसका मतलब है कि वो 50,000 वोट, आपका कहने का मतलब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं अखिलेश की तरफ से पूछ रहा हूं कि अगर इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो वो 50,000 वोट लीगली वोटर्स नहीं है, यानी तभी आपको कटेंगे ना। नहीं तो आपके पास कोर्टें पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिस जज ने सरकार के वो रोक दिया, ट्रिब्यूनल के फैसले रोक दिए, जिस कोर्ट ने तमिलनाडु जैसे बिलों को बिना राज्यपाल की अनुमति के पास करा दिया, जिसमें नुपुर शर्मा को, जो सिर्फ उनके कोर्ट के, जो उनके धार्मिक टेक्स्ट को बोल रही है, उसको उन्होंने आज तक सिक्योरिटी के अंदर कर दिया, उसको राष्ट्र की परेशानी मान लिया। जहां रात को 2 बजे खुल गया हो आतंकियों के लिए कोर्ट, वहां भी आपको यकीन नहीं हो रहा, तो कहां होगा भाई? इसका मतलब है कि वो इतने ज्यादा गलत है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि बीएलओ जो है वो तो बीजेपी के पदाधिकारी बन गए हैं। और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी जो राग अलापते थे, जिसका सबक उनको बिहार में अच्छा खासा मिल गया, पिछले काफी दिन से उनकी बोलती बंद है, वो तो 2 हफ्ते बाद सबूत लेकर आने वाले हैं ना। बिहार चुनाव में धांधली हुई है, तो अखिलेश को इंतजार करना चाहिए। वो यूपी के 2 लड़के जो है उनमें से एक लड़का तो सबूत लेकर आ रहा है, थोड़ा इंतजार कर ले, देखते हैं इस बार राहुल गांधी कौन सा बम फोड़ते हैं। पता नहीं कहां से उनकी वो पीपीटी बनकर आ रही होगी इस बार, पिछली बार तो म्यांमार से आई थी। देखिए, मैं ये जानता हूं कि जो ये बातें क्या हो रहा है कि एक गठबंधन इन्होंने इंडी बनाया, लेकिन ये लोग सब अपने हितों के लिए इतने स्वाग्रही हैं, इतने आग्रही हैं कि इनका किसी भी कंपोजिट उसमें यकीन ही नहीं हो सकता। किसी भी कंपोजिट डायलॉग के ये वो होते ही नहीं है, हामी भरते ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये बीजेपी के हो गए तो वो किसके हैं वहां जो बंगाल में? ममता बनर्जी किसके लिए चिट्ठियां लिख रही है कि वो तनाव में है, वो मर रहे हैं, वो फला हो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे। फिर एक वहां भी किसी ने कहा कि गुजरात में भी एक मर गया। ये समझ से बाहर है। इस तरह की बेवकूफियों की बातें जो हैं उनको सिर्फ मतलब जानते हैं, कई बार कहते हैं कि बिहार का कौन सा मूवमेंट ऐसा था जब तेजस्वी चुनाव हारने की तरफ बढ़ गए। मैं तो वैसे नहीं मानता इस बातों को कि वो वहां कोई बहुत वो फर्क पड़ रहा होगा। मैं देख रहा था कि वो जातिगत आधार पर हुआ, बिल्कुल गणितीय चुनाव है, 2 बार 2 4 है, वो बहुत 2+2 का चुनाव था, बिल्कुल क्लीन। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा वाटरशेड जहां से, तो वो उस दिन का मूवमेंट था जब उसने हर घर को सरकारी नौकरी की बात की। हर घर को सरकारी नौकरी जैसे ही उसने कहा, तो जो उसके समर्थक जो दूसरी जातियों के थे या दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, जो मई समीकरण का हिस्सा नहीं है, उन सबको ने भी अपना माथा पीट लिया, क्योंकि वो जानते हैं इस राज्य की हैसियत इतनी नहीं है कि अपने खर्चे भी, पूंजीगत खर्चे उससे निकाल ले। इस समय की आर्थिक स्थिति उसकी, पूरे देश की जो जीडीपी है, वो जो पर कैपिटा इनकम है, उसका 31% सिर्फ वहां है, उसका एवरेज का। तो उस राज्य में वो ये सबको दे देगा, तो लोगों ने अपना माथा पीट लिया। इसके समर्थकों के पास मुंह से जबान निकल गई, उनको समझ में नहीं आया। और जो लोग वो तो समझ गए कि ये आदमी इतनी ऊंची आंक रहा है कि ये समझ से बाहर हो गया। उसी तरह से जब यहां हम लोग बात करते हैं, इस तरह की बातें जब सुनते हैं, तो वो यही होती है कि लोग यकीन करना बंद कर देते हैं आप पे। आपके समर्थक हैं लेकिन वो आप पर यकीन नहीं करते। ये इस किसी भी राजनेता के लिए सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है। हालांकि जाति का वोट इतना होता है कि वो इस तरह के लोग भी होते हैं। जैसे मैं जब बिहार में था तो मनेर और बेटा का उदाहरण मैं सबको देता हूं, क्योंकि वहां इतना खूबसूरत अरबों का, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही खूबसूरत आपको बड़ा व्यू मिलता है। जो 8 लेन का हाईवे उससे गुजर रहे, अभी लेन बन रहा है तो वो साइड से गुजर रहे, एक हिस्से में बनते हुए आप देखेंगे इतना खूबसूरत। ये तो लगता है कि यार क्या नोएडा है या गुड़गांव है, कहाँ से मल्टी स्टोरीज दिख रही है खूबसूरत चमकती हुई। तब आप, मैं चला गया वहां देखने की भाई ये क्या है, तो वहां उसके सामने एक गांव था सिकंदरपुर में, नाम भी मुझे याद है। तो वहां मैंने पूछा कि भाई यार ये तो बड़ा शानदार विकास हो गया। तो जो वहां बैठे थे, इस बात पे मुझे लगा उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, ये क्या कम है, ये उनकी बड़ी दयानतदारी थी मेरे पास। उन्होंने कहा कि साहब ये कौन सा विकास है, ये कौन सा विकास है। अरे हमने कहा यार इतना सारा हो गया, ये सब कह रहे, इसमें हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है भाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं ये सब कैमरे पे है, तो मेरे उस पर नेट मेरे चैनल पे पड़ा है, तो वो जो जिनको भी देखना जाके देख सकते हैं। तो वो जो है, अब मैंने कहा कि साहब ये बताइए आपकी जमीनें तो गई होंगी इसमें,
भाई ये जमीन है तो आपकी जमीनों का पैसा मिला होगा। तो उसने कहा तो क्या हुआ, जमीनों का क्या हुआ? तो मैंने कहा यार आपको पैसा कितना, उससे पहले क्या रेट मिलता था? तो उसने कहा कि कोड़ियों के भाव बिकती थी हमारी जमीन। मैंने कहा इन्होंने कितनी लिखा ना, इन्होंने पहले 2,20,000 रुपए कट्टा दिया वहां की लोकल जो इकाई है नापने की, और फिर इन्होंने, हमने आंदोलन किया तो इन्होंने 2,20,000 और दिया, 4,40,000 रुपए कट्टा इन्होंने हमको जमीन दी। तो मैंने कहा यार इससे पैसा मिला होगा। कहने लगे वो तो सब उड़ गया, ये तो सरकार की गलती है ना, वो पैसा उड़ गया हमारा। मतलब बुराई करनी है सरकार की, विकास देखना ही नहीं। विकास कौन करेगा? तो कहने लगे लालू यादव जी करेंगे। तो हमने कहा विकास होगा क्या भाई? मैंने सोचा सड़क भी बन गई, पानी भी है, ये बिल्डिंग्स भी बन गई, इसके अलावा कौन सा विकास होता है? उसने कहा यार ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं विकास लालू यादव करेंगे। धीरेन्द्र, अभी उन सबका विकास वहां के गृह मंत्री अच्छे तरीके से करेंगे। अब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ गया है, बीजेपी के पास आ गया है, तो योगी जो बोल कर आए हैं वहां पर बुलडोजर चलेगा, माफिया का सफाया होगा। अब माफिया का सफाया होना शुरू हो जाएगा, तो असली विकास उनका अब होगा। लेकिन जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ये कैसे, इनको इतनी समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का राग अलापा था उसमें उनका क्या हाल हुआ। ये सब चीजें जब आप इस तरह के बयान देते हैं, जब आप इस तरह की कहानियां सुनाते हो, जनता आपकी बात को बहुत सिंसियरली लेना बंद कर देती है। देखिए एक बात और मैं बता दूं, अगर ये तेजस्वी एक भी दिन रैली पे नहीं निकलता तो भी उसका वोट बैंक कितना ही होता, जितना भी है, चाहे ये कुछ भी हो, क्योंकि अभी वो अपनी जाति और मुसलमान वोटों का नायक है, वो नायक है। उसी तरह से अखिलेश यादव उससे बेहतर मुझे लगता है कि ज्यादा जमीनी समझ रखते हैं। मैं ये तो मानूंगा कि कम से कम राहुल गांधी से या तेजस्वी से ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियन है, क्योंकि मुलायम सिंह ने जिस तरह से अपने राजनीतिक दांव पेच है, मुझे लगता है उन्होंने कम से कम अखिलेश को इसके लिए तैयार किया। अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव जी, तो अगर उनका मैं हिसाब लगाऊं कि वो ये तो जानते हैं कि गुरु खेल तो खराब ही है अभी, क्योंकि आप माई समीकरण में कुछ जोड़ तो पाए नहीं। 24 में जो आपने किया था, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था जो आपके साथ हुए, तो वो तो सब निकल लिया, वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि 24 के चुनाव के बाद इनको लगा था कि साहब पहले अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। फिर इनको लगा पहले वो हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते, फिर उसके बाद दिल्ली जीते, और अब बिहार जीते। और सबसे बड़ी बात है कि जीत का अंतर बहुत बम्पर है, और कोई भी आपके पास कोई कारण नहीं आप आके बता सकें। राहुल गांधी जिस वोट चोरी की कहानी सुना रहे हैं, वो वोट चोरी कर्नाटक में बता रहे हैं, जहां उनकी पार्टी जीती है। ये कोई आदमी और वहां पे जब एक मंत्री ने ये कहा था कि अरे सरकार हमारी है, राज भी हमारा था, तो ये गलतियां अगर हुई तो हमें देखना चाहिए, उनको तो डिसमिस कर दिया इन्होंने। नहीं, वो किसी को भी कर देंगे, क्योंकि खिलाफ वॉइस सुनने की हिम्मत अब नहीं है, और उनके पास अब इस तरह के लोग बने भी नहीं। दरअसल राजा नंगा है कहने के लिए, या तो आपके पास बच्चे जैसा दिल होना चाहिए या आपको बच्चा होना चाहिए, तो वो तो अब गायब हो गए। तो राजा नंगा ही घूम रहा है, लोगों को लग रहा है हाँ ठीक है। जैसे पटियाला महाराज में कहा जाता है कि उनका दीवान जर्मनी दासकाय में, मेरी तरफ से नहीं बता रहा कि कैसे एक जो है वो राजा जो है एक दिन बिल्कुल नेकेड होके पूजा करते थे, बाहर घूमते थे वो बिल्कुल नेकेड होके, क्योंकि उनसे लगता था कि वो पूरी उनके शरीर से ऊर्जा निकल के पूरे राज्य की रक्षा कर रही है। तो ऐसे कोई भी कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक उसके पास ताकत है। आप अपनी पार्टी में कुछ भी कह सकते हैं, कोई किसी को, दरअसल आपके पास कोई विजन होना चाहिए, आपके पास वो सबूत मौजूद होने चाहिए। मैंने आपके चैनल पर भी याद है कहा था कि ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, बेसिकली ये चुनाव लड़ते नहीं है, इनको लड़वाए जाते हैं, तो इनको ग्राउंड का पता ही नहीं होता। ये जो इससे बड़ी क्या बात होगी? अच्छा, आप उसमें कहां से लाओगे जब आप ही की पार्टी के एक आदमी, और जो इतने लंबे समय से वफादार रहे। शकील अहमद कोई ऐसा नहीं है कि इस पार्टी उस पार्टी उस पार्टी, वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की डिफेंडिंग वॉल रहा दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि वो अगर जा रहे हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है कि सच कहीं और है। दरअसल आप अपने ऑप्टिक्स को बदल नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज भी जातिवाद और धर्म का ये मिक्सचर जो है ये आपका काम करेगा। दरअसल इसके बरक्स हिंदुओं के अंदर, सनातन के अंदर एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया। सोशल मीडिया ने उसके अंदर जानकारियां भर दी, तो वो अब अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है, वो समझता है ये तमाम चीजें वो जानता है। तो वो अब आपकी इन बेवकूफियों से नहीं समझता कि आप ये जो जिहाद का एक नया नैरेटिव गढ़ के और अपने लिए जिहाद में पक्का कर लें, तो उसको मालूम है कि ये जिहाद मदद का जिहाद है, जिसमें आप दुश्मन को गलत सूचनाएं देते हैं। तो अब हमको मालूम है कि जिहाद जो डॉक्टर उमर नबी कर रहा वो तुम भी कर रहे,
तो इसीलिए अब ये सब चीजें सबको मालूम हो गई हैं। और आप देखो ना, ममता बनर्जी एनआरसी का डर दिखा रही हैं, अगर चिट्ठी लिख रही हैं चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए, और तस्वीरें भी आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी चैनल्स भरे पड़े, कैसे लोग बॉर्डर पर बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, डरे हुए कि कहीं एनआरसी अगर लागू होगा तो हम तो जेल में पहुंच जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो ममता बनर्जी को का डर तो साफ दिख रहा है कि उनको चुनाव का डर सता रहा है कि अगर ये सब लोग चले गए और एसआईआर लागू हो गया तो फिर ममता बनर्जी को पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए कह रही हैं कि एनआरसी लागू हो गया तो गृह युद्ध हो जाएगा। ये धमकियां भी ममता बनर्जी दे रही हैं। देखिए, अब ये राजनीति उस लेवल पर पहुंच गई है जहां राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के खिलाफ का अंतर उन्होंने खत्म कर दिया। कई बार विपक्षी पार्टियां, उनको लगता है कि जो लोकतंत्र में वोट ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में संविधान में भी राष्ट्र की आत्मा एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो भी नेशन, संविधान की भी एक आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। वो आत्मा इस देश के बने रहने के लिए है, वो देश को बिखेरने के लिए नहीं है। वो जिस तरह की धमकियां दे रही हैं, दरअसल वो इस्लामिक वोट जिहादियों का जो एक नेटवर्क इस देश में बहुत मजबूत है, जो वोटों को कंट्रोल करता है, उसको ये बताने की एक होड़ छिड़ चुकी है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक उनका एक विधायक हुमायूं कबीर, जो जिसके लिए बात आ रही कि वो पार्टी तोड़ रहा है या वहां से बन रहा है, अलग हो रहा है, वो 6 दिसंबर को बेलाडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है। बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है वहां, क्योंकि वो 6 दिसंबर को वैसे भी सहमति दिवस मनाती थी ममता बनर्जी, जिस पार्टी का मतलब आप सोचिए कि वो 6 दिसंबर यानी इस राष्ट्र की आत्मा पर जिस तरह से कील ठोक दी गई थी, उसकी आत्मा पे एक बाबर जैसे हत्यारे, बहसी और बर्बर बलात्कारियों की एक फौज जो है, उसने उसकी याद में वो वहां बना रहा है, क्योंकि वो ये मान चुके इस देश में दरअसल देश को नुकसान पहुंचाने में आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जब तक नुकसान का और फायदे के बेनिफिट का यही एक बिजनेस भी है और यही लाइफ भी है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें अगर आपको नुकसान ज्यादा है तो आप उससे बच जाते हैं, और अगर आपको फायदा होता है तो आप उसको बार बार करते हैं। दरअसल इस देश में इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी मुसलमान वोटों ने इतना ज्यादा ताकत दे दी रीजनल पार्टियों को कि वो अपने अस्तित्व के लिए इनको सबसे ज्यादा जरूरी मानने लगी, और ये चाहे राष्ट्र के लिए सखिया जैसा जहर बन जाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, गृह युद्ध जैसी धमकी देने का इस तरह का शब्द कोई मुख्यमंत्री बोलता है तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को खुद इस पर होना चाहिए। लेकिन जनरली क्या है कि इन सब चीजों का जस्ट नैरेटिव के बारे में वैसे भी जो राष्ट्रवादी या जो इस तरह की चीजें हैं वो हमेशा पीछे रही हैं, क्योंकि उनको फायदा नहीं मिलता। जो गालियां देना, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलना, उसका प्राइस जो है पनिशमेंट से ज्यादा है, तो लिहाजा लोग बार बार ये करते हैं। ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर मुस्लिम वोट, चूंकि मुस्लिम वोट वहां 27% से ज्यादा हो जाने की उम्मीद है, यानी ममता बनर्जी जानती है मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और ये 24 परगना, इन सब में उसको मुसलमान वोटर बहुत बड़ी ताकत के तौर पर है। तो अब दूसरे वोट भी आ सकती है। भाई कांग्रेस भी मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण करने में कोई आगे नहीं, वो भी मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को का देश के संसाधनों पे सबसे पहला आके ये बोल चुका उसका एक डमी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि फिर बाकी सब लोगों को देखें तो वहां अब्बास भी आ जाएगा, वो जो आईएसएफ का था, इंडियन सेकुलर फ्रंट का, पिछली बार फुरफुरा शरीफ का, वो भी मांगेगा मुसलमान वोटों में हिस्सेदारी। ये फिर ओवैसी ने जिस तरह से सीमांचल में बाजा बजा दिया है इन लोगों का, और मुसलमान का जो वोट का जो बेसिक नेचर है वो यही है कि जब आप अगर संख्या में कम है तो आप क्या करते हैं, आप किसी सेकुलर पार्टी को ढूंढेंगे। तो उसी के लिए ममता बनर्जी ये सब कर रही है। तो ये सब चीजें जो है ये दरअसल डरा रही हैं ममता बनर्जी को भी और अखिलेश को भी, इसीलिए सब कुछ बोला जा रहा है। आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा।